यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हम समाजशास्त्र एक अनुशासन पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा पहला माइक्रो टॉपिक है यूरोप में आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। पिछली इकाई में हमने पढ़ा कि यूरोप में समाजशास्त्र का उदय। नाउ उसी में हम एक दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो कि आधुनिकीकरण एवं आधुनिकता के सिद्धांत। ये इग्नू ब्लॉक से है जो कि MSO 001 की इकाई 29 है और इसमें हम देखेंगे आधुनिकीकरण एवं आधुनिकता के सिद्धांत। तो इस इकाई में इसकी रूपरेखा जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इकाई 29 है और इसमें MSO 001 इग्नू ब्लॉक, टाइटल है आधुनिकीकरण एवं आधुनिकता के सिद्धांत। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हमारा टाइटल है आधुनिकीकरण एवं आधुनिकता के सिद्धांत। इस इकाई में हम देखने वाले हैं इकाई की रूपरेखा जिसमें प्रस्तावना है, आधुनिकीकरण आधारित उपागम, आधुनिकीकरण सिद्धांतों के निहितार्थ, आधुनिकीकरण प्रक्रमों में शामिल चरण, आधुनिकीकरण एशियाई संलक्षण, आधुनिकीकरण प्रक्रिया समग्र रूप में, आधुनिकता की परिघटना, आधुनिकता आधारित उपागम, सारांश, कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथावली। अधिगम उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप आधुनिकीकरण को परिभाषित कर सकेंगे, आधुनिकीकरण के उपागमों, निहितार्थों एवं चरणों को रेखांकित कर सकेंगे, भारत में आधुनिकीकरण की चर्चा कर सकेंगे, आधुनिकता की परिघटना को व्यक्त कर सकेंगे तथा आधुनिकता के उपागमों को रेखांकित कर सकेंगे। तो 29.1 आधुनिक प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण के सिद्धांत हमें बताते हैं कि किस प्रकार विश्व के विविध भाग औद्योगिक संस्थाओं में विकसित हुए। ऐसे उपागम सिद्धांत जो स्पष्ट करते हैं और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। इस इकाई के आरंभिक भाग की विषय वस्तु है। इसके बाद हम आधुनिकता की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस विषय वस्तु की प्रस्तुति एवं विश्लेषण आधुनिक पश्चिमी समाज को समझने में हमारी सहायता करता है और हमें यह भी समझाता है कि किस प्रकार कुछ एशियाई समाज में विद्यमान सामाजिक प्रक्रम कैसे थे। अतः आधुनिकीकरण विविध सामाजिक प्रक्रमों का परिणाम है। इस ऐतिहासिक विकास के मुख्य घटना दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई और इसमें विश्व में अमेरिका की महाशक्ति के रूप में उत्पत्ति भी शामिल है, जो कि कम्युनिज्म के उदय को टाइम करने के प्रयास का परिणाम थी। अंतवेशन के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान समेत विविध देशों के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए काफी निवेश किया। आधुनिकीकरण चीन, वियतनाम में कम्युनिस्ट आंदोलनों की वृद्धि से भी उत्पन्न हुआ है। सोवियत यूनियन, जो कि फिलहाल कम्युनिस्ट गुट नहीं है, और क्यूबा में भी चल रहे कम्युनिज्म आंदोलनों की वृद्धि से आधुनिकीकरण की उत्पत्ति हुई है। इन पराक्रमों में से तीसरे में एशिया एवं अफ्रीका के गैर उपनिवेशीकरण कारकों और यूरोपीय सत्ताओं द्वारा नियंत्रित उपनिवेशों की समाप्ति का समावेश है। इस बिंदु पर पिछली उपनिवेशी बस्तियों को वृद्धि के उपयुक्त मॉडल को अपनाने की चुनौती का सामना करना पड़ा।
इस मुहिम में अमेरिका ने उसकी सहायता की एवं उन्हें सहयोग प्रदान किया, जिसने कि ये नए राष्ट्र राज्यों की बुनियादी स्थिति के अध्ययन के लिए सामाजिक विज्ञानियों के वृहद दलों को भेजा गया। अमेरिका के इस कद में उठने के पीछे विचार था कि किस प्रकार इन राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि में पूंजीवादी विचारधाराओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कि अधिकांश लंबे समय तक उपनिवेशी बंधन में जकड़े रहने के कारण निर्धन थे और जिन्होंने अपने संसाधनों को दूसरों के शिकंजे में जाने के कारण अत्यंत दुर्बल कर दिया था और जिनका गहन शोषण हुआ था। इसमें कच्चे माल का निर्यात भी शामिल था, जो कि ऐसे उत्पादों एवं वस्तुओं में निर्मित हो गया था जिन्हें कि अधिक आर्थिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से पुनः इन उपनिवेशी बस्तियों में ही भेज दिया गया था। पूंजीवाद और पूंजीवादी विचारधारा को नकारने की यह रणनीति निसंदेह कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रभावित करने का एक प्रयास भी थी और निश्चित समयावधि में इसे बर्बाद करने का प्रयास भी थी। अतः यह राजनीतिक चालबाजी और विचारधारा का बड़ा आयाम थी, जो कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भी शामिल है। अतः सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों ने इन समाजों का अध्ययन किया और उनके परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रकाशित होने लगे। विश्लेषण के मुख्य साधनों और इसके बाद के प्रकाशित शोध पत्रों में मुख्यतः विकासवादी सिद्धांत और बाद में प्रकार्यात्मक सिद्धांत का समावेश है। आइए इन उपागमों को स्पष्ट करें ताकि आधुनिकीकरण की समग्र प्रक्रिया स्पष्ट होनी शुरू हो जाए। अतः विकासवादी सिद्धांत और सिद्धांतवादियों ने ऐसे विविध कारकों की तरफ इशारा किया जो कि आदिम से जटिल समाज की तरफ रेखीय श्रेणी में बनाने के लिए इन समाजों में सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। पूरा होने में दशकों के बजाय शताब्दियों का समय लगेगा। अतः प्रकार्यवादी सिद्धांतवादी, जिनमें कि पार्सन अग्रणी था, ने अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठाने के लिए विविध सिद्धांतों का निर्माण किया, जिनमें प्रमुख था समाज की अनुरूपता, जिसका अर्थ है कि ऐसा जीव जिसके की सामाजिक संस्थानों में विविध अंतः संबंध भाग हैं। इस शरीर की रचना में विविध संस्थाओं के अपने अलग अलग कार्य हैं जो मिलकर संपूर्ण उद्देश्य को पूरा करते हैं। इस सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि ऐसे चार प्रमुख कार्य थे जो कि संस्थान पूरे कर रहे थे। ये थे क, पूंजीवादी आर्थिक पद्धति द्वारा निर्मित पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालना। ख, इसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति करना, जो कि एक सरकारी कार्य था, अर्थात ऐसा कार्य था जो कि उदारवादी उद्देश्यों के इर्द गिर्द घूमता था। रोजर्स 1996। इसके बाद था कि विविध एवं धार्मिक संस्थानों द्वारा एकीकरण का कार्य करना, विशेष रूप से ईसाई धर्म का। अंतिम कार्य है पारिवारिक एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निष्पादित अव्यक्तता का कार्य। आधुनिकीकरण आधारित उपागम। अतः आधुनिकीकरण सिद्धांत ने पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। पारंपरिक समाज वे थे जो कि बड़े पैमाने पर वैयक्तिक एवं स्वाभाविक किस्म के थे और जो कि बाजारी संबंधों की तुलना में निम्न थे। दूसरी तरफ आधुनिक समाज तटस्थ थे और वे बाजार और पर्यावरण का शोषण करने में सक्षम थे। समाज की एक प्रमुख संस्था है परिवार और इसकी प्रकृति, जो कि पुनः पारंपरिक एवं आधुनिक समाज में भिन्न है। पारंपरिक समाज में परिवार बहुत से कार्यों के लिए उत्तरदायी था। इसके विविध कार्य थे और इसमें धर्म, कल्याण, शिक्षा, प्रजनन एवं संवेदनात्मक व्यूह रचना जैसे मुद्दों का समावेश था। दूसरी तरफ आधुनिक समाज में परिवार
का कार्य राज्य के क्षेत्र या दायरे से जुड़ा हुआ होना। इस सिद्धांत में सामाजिक अवरोध उत्पन्न होता है जब समाज के कुछ या एक भाग अपेक्षित अनुमान से निम्न दर्जे का काम शुरू करने लगते हैं। ऐसे अवरोधों में शामिल है शांतिपूर्ण हिंसा प्रदर्शन, क्रांति, गुरिल्ला युद्ध एवं अब आतंकवाद। हालांकि ऐसी गतिविधियों का एक कष्टदायक पहलू भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष संस्था जो राज्य को उत्तेजित करती है तो उसे ऐसा करने से कड़ा रुख अपनाकर रोका जाता है। ये कार्यों को मानवतावादी आधारित कहा जाता है। मानव अधिकारों का प्रश्न हाल ही की परिघटना है और संगठनों को ध्यान देना होगा कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र का उल्लंघन ना हो। मैकडोनाल्डीकरण। यदि हम औपचारिक बुद्धि संगतता को आधुनिकता के बराबर का महत्व देते हैं तो झटपट खाना पकाने वाले रेस्तराओं की सफलता और प्रयास के साथ ही साथ जिस डिग्री तक ये आदर्श के रूप में बाकी के समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं दर्शाता है कि हम निरंतर आधुनिक समाज में रह रहे हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में बहुत से जहां अन्य बदलाव भी हुए हैं जो कि उत्तर औद्योगिक समाज के विस्तार को सहयोग देते हैं, वहीं फास्ट फूड रेस्टोरेंट एवं बहुत से अन्य तत्व जो कि इसके बाद आदर्श बने वे ऐसे न होते। रीजर 1996 समाजशास्त्रीय सिद्धांत पृष्ठ 579। दिस इज अ रेफरेंस बुक। सामेल्सर का नजरिया हम जिस ओर इशारा कर रहे हैं उससे भिन्न है। उसने समग्र सामाजिक संरचना पर अर्थव्यवस्था एवं संबंध संस्थाओं के प्रभाव की तरफ इशारा किया। उसने इस ओर इशारा किया कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया में समाज सरल प्रौद्योगिकी से जटिल विचारधारा की ओर विकसित हुआ। इसके अलावा जहां तक कृषि का सवाल है, यह जीवन निर्वाह के बदले नकदी फसलों की ओर झुकने वाला मुहिम था। इसके अलावा सामेल्सर ने दर्शाया कि मशीनी शक्ति ने मानव शारीरिक श्रम को पीछे ढकेल दिया। अंततः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बजाय शहरीकरण एवं शहरी संरचनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सामेल्सर इस बात को समझ रहा था कि ऐसा विकास सरल और रैखिक नहीं था, लेकिन ये पराक्रम साथ साथ विकसित तो हुए लेकिन समान दर पर नहीं। सामेल्सर 1969। इसके अलावा ऐसे बदलाव विभिन्न सामाजिक संरचना एवं समाजों पर विविध गति से उत्पन्न हुए। अन्य शब्दों में सामाजिक बदलाव के प्रति यह एकल प्रक्षेप पथ नहीं था, क्योंकि विविध समाजों में परंपराओं में भी असमानता पाई जाती है और इससे विविध किस्म की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसी तरफ संस्था ने आधुनिकीकरण के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिससे वैमानिकी की शब्दावली का प्रयोग किया गया और जिसने विकास की विविध चरणों को प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत आदिम समाज की बात करता है, जो उड़ान भरने से पहले और बाद के चरण के लिए पूर्व शर्तों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आशय है पक्वता की खोज और अंततः जन उपभोग समाज की प्राप्ति। अतः रोस्तो के अनुसार, रोस्तो 1960 विभिन्न चरणों के माध्यम से आर्थिक विकास की बात करता है और यह सभी समाजों में सार्वभौमिक है और यह आधुनिकीकरण का संजातीयता, यूरोपीयीकरण, विकासवाद एवं बदलाव की प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के कुछ प्रश्नसूचक निहितार्थ हैं। अतः इस सिद्धांत को मानने का अर्थ है ऐसे राष्ट्र जो परंपरागत उनका अंतिम आदर्श पश्चिमी समाज है, जिन्हें की हर हालत में उच्च राज्य आधुनिक राज्य जैसा बनना है। इसका अर्थ है कि पूंजीवादी राज्य एवं विचारधारा ऐसा पथ है जिसका कि विकसित राज्यों के अधीन रहकर अनुकरण किया जाना है। अतः आधुनिकीकरण एवं इसे स्वीकारने वाले सिद्धांत बिना हिचक मानते हैं कि व्यापार एवं विदेश नीति ही अमेरिकी नीतियों एवं संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंधों को हर हाल में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इनकी अहम भूमिका है। आधुनिकीकरण के सिद्धांतों के निहितार्थ।
जैसा कि आपने गौर किया होगा कि इन सिद्धांतों एवं इनके निहितार्थों में धनी पश्चिमी तरफदारी का समावेश है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत खुद भी पश्चिमी उत्पाद है और जो इन समाजों को ऐसे आदर्श के रूप में गठित करता है कि पूंजीवादी विचारधारा समेत कम विकसित देशों को बिना हिचक इसका अनुकरण करना चाहिए। यह कारगर है और इसके परिणाम उत्कृष्ट हैं। हालांकि आश्रयता का सिद्धांत विस्तृत वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करता है। वह इस ओर इशारा करता है कि विकास के सम्मुख आने वाली समस्याएं वे नहीं है जो परंपरागत समाजों में सामाजिक संरचना के कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पश्चिमी जगत या उत्तर द्वारा थोपी गई विश्वव्यापी संरचनाओं का परिणाम है। अतः आंद्रे गेडर फ्रैंक ने इस ओर इशारा किया कि उत्तर और दक्षिण के बीच संबंधों को ऐसी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित किया गया है जिसे वह मेट्रोपोलिस सैटेलाइट संबंध कहता है। अतः हम देख सकते हैं कि विश्व संबंधों की सोपानिकी निहित है। विश्व संबंधों में सोपानिकी निहित है। फोस्टर कोस्टर 1985। इस कड़ी के शीर्ष पर मेट्रोपोलिस अर्थात अमेरिका है जो कि अन्य क्षेत्रों पर निर्भर नहीं है। इसके बाद हम घोर पराश्रितों की ओर देखते हैं जो कि या तो अमेरिका पर या अन्य सुविकसित पश्चिमी समाज पर किसी न किसी किस्म की सहायता के लिए आश्रित हैं। अधोमुखी श्रृंखला निरंतर कायम है और ऐसे राष्ट्रों तक पहुंचती हैं जो कि उच्च रूप से या पूरी तरह से खाद्य पदार्थ, उर्वरकों, वस्त्रों, ऑटोमोबाइल एवं मशीनों आदि में ऐसे राष्ट्र पर निर्भर हैं जो कि सोपान क्रम में उच्च दर्जे पर स्थित है। फ्रैंक के अनुसार ऐसी आश्रयता समस्या बन जाती है जब राष्ट्र स्वयं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित करना चाहता है। अतः ऐसी कार्रवाई अक्सर ऐसे महानगरों, उच्च देशों द्वारा आश्रित राज्यों के विरुद्ध स्वीकृति की मांग करती है जिन पर आश्रित राज्य निर्भर होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि इस किस्म की आश्रयता निम्न राज्यों की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और यह अपने खुद के तरीकों से विकसित होती है, अर्थात उनके पास जो कुछ भी आर्थिक संपत्ति होती है वह सोपानिकी में उनसे उच्च राष्ट्रों द्वारा उसका उपभोग कर लिया जाता है। इस सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में साक्षात रूप से देखा गया है और दक्षिण द्वारा तीसरी दुनिया को प्रदत्त सहायता की शर्तें काफी शोषणकारी रही हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि उपग्रह राज्य अर्थात अधीनस्थ राज्य कभी भी आर्थिक दृष्टि से अपने दाता राज्यों की पकड़ से मुक्त नहीं हो सकते। फ्रैंक की राय है कि ऐसे संबंधों को यदि हटा दिया जाए तभी तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपना विकास कर सकते हैं। अतः आश्रयता का सिद्धांत आधुनिकीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन यह निसंदेह वैकल्पिक व्याख्या है। इसके अलावा यह व्याख्या विश्व भर में समकालीन समाजों की कुछ ठोस सच्चाइयों को बेनकाब करती है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत एक विचारधारा से कुछ अधिक है, जबकि यह आश्रयता का सिद्धांत कुछ ठोस आर्थिक अंतरराष्ट्रीय सच्चाइयों पर प्रकाश डालता है। इन दोनों से जैसी उम्मीद की जाती है वैसे विशिष्ट विकास दोनों में से किसी ने नहीं किया। हम गौर कर सकते हैं कि 17वीं शताब्दी से आधुनिकीकरण ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया है, जो कि पश्चिमी देशों की शुरुआत का समय है। उदाहरण के लिए आइए संचार के क्षेत्र की ओर गौर करें। अतः आधुनिकीकरण के सिद्धांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार की मीडिया इन सापेक्षिक हल ही के सिद्धांतों अर्थात परंपरागत एवं उत्तर आधुनिक समाजों में होने वाले सिद्धांतों से प्रभावित है। हम गौर कर सकते हैं कि जिन आधुनिकीकरण के सिद्धांतों की हम चर्चा करते आए हैं उन्हें सापेक्षित रूप से 3 विशिष्ट चरणों में विकसित होते देखा जा सकता है। इन सिद्धांतों के पहले चरण की शुरुआत 1950 से 1960 में हुई और इसने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस प्रकार पश्चिमी जीवन शैलियां धीरे धीरे विश्व भर में प्रचलित हो गई हैं। यह चरण प्रौद्योगिकी नवीकरणों एवं व्यक्तिवाद की विचारधारा के प्रकाश का परिणाम भी था। आधुनिकीकरण प्रक्रमों में शामिल चरण ऐसा आर्थिक पहलू जहां प्रौद्योगिकी नवीकरणों का प्रसार करने में जन संचार माध्यमों ने सहायता की है और जो आधुनिकीकरण का आधार थे। शिक्षा एवं साक्षरता
दरों समेत सांस्कृतिक विकास, इनमें भी जनसंचार ने सहायता प्रदान की, जिससे कि आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विकास की विशेष रूप से तर्कसंगत छवि की पहचान करना, जिससे बनाने में मीडिया ने सहयोग दिया, और इससे राष्ट्र निर्माण एवं चुनावी प्रक्रियाओं का भी समावेश है। हालांकि इन उपागमों का बुनियादी दोष था कि ये पश्चिमी तरफदारी पर जोर देते थे। अब आधुनिकीकरण का दूसरा चरण ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से संबंध है जो कि 1980 में एक अनूठे किस्म का था। यह सिद्धांत दरअसल आधुनिकीकरण के पश्चिमी प्रभाव की समीक्षा था। अतः आश्रयता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों को पश्चिमी जगत के जनसंचार माध्यमों पर निर्भरता कायम थी। अतः हम यह कह सकते हैं कि परिधीय देश मूल देश पर निर्भर थे। अब हम आधुनिकीकरण सिद्धांत के विकास के तीसरे चरण की ओर आते हैं, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। ये सिद्धांत अपने नजरिए से तटस्थ थे। गिड्डन के आधुनिक समाज और संस्कृति के अनुसार, गिड्डन 1991, यह समय अंतराल दूरी से चिन्हित है। अतः जहां परंपरागत समाज आपस में मिलने जुलने से एकजुटता या निकटता उत्पन्न होती है, वहीं आधुनिक संस्कृतियों एवं समाजों में जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से अंतःक्रिया होती है। अतः मुद्रा, संकेत, इंटरनेट, अंग्रेजी भाषा उत्तर एवं दक्षिण को स्पष्ट छवि प्रदान करते हैं। अतः हम आधुनिकीकरण के अन्य क्षेत्र की ओर रुख करते हैं, जिसकी प्रस्तुति एवं विश्लेषण भारत में संपन्न कार्यों पर आधारित है। आधुनिकीकरण एशियाई संरक्षण। योगेंद्र सिंह अपने विश्लेषण की शुरुआत में इस ओर इशारा करते हैं कि आधुनिकीकरण से पहले भारत की परंपराएं सोपानिकी निरंतरता, संकल्यवाद एवं ज्ञानातीतत्व के विविध सिद्धांतों पर थी। ये कारक कुछ हद तक परंपरागत पश्चिम में भी नजर आए। हालांकि जैसा कि सिंह का मानना है कि भारतीय एवं पश्चिमी परंपरा दरअसल एक दूसरे के से भिन्न है। इसका कारण था कि इनकी विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी एक दूसरे से भिन्न थी। सिंह पूछते हैं कि क्या इन अंतरों के बावजूद आधुनिकीकरण के सार्वभौमिक मॉडल की छवि निर्मित हो सकेगी या नहीं। सिंह सामाजिक बदलाव और आधुनिकीकरण के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। हालांकि ऐसे बदलाव का अर्थ आधुनिकीकरण नहीं है। ऐसे बदलाव जो ऑर्थोजेनेटिक और हिट्रोजेनेटिक थे, वे आधुनिक काल से पहले के थे। इस तरह भारत में इस्लामी परंपरा विषम जातीयता का परिणाम थी और इसका निर्माण उनकी जीत के उपरांत हुआ था। अतः हिंदू धर्म अंतरजात बदलाव संस्कृतिकीकरण तक सीमित था। यह खुद ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित था जिसमें काफी पीढ़ियां शामिल थी और सिर्फ संरचनागत नहीं थी बल्कि स्थितिगत थी। भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई जब इसका संपर्क पश्चिम से हुआ, जिसने भारतीय सामाजिक संरचना में ढेर सारे बदलाव किए। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी संपर्कों का परिणाम आधुनिकीकरण था। दरअसल सिंह देखते हैं कि पश्चिम से संपर्क की प्रक्रिया के दौरान कुछ निश्चित परंपरागत प्रथाएं सुदृढ़ हो गई। अतः सिंह का मानना है कि यह सोचना गलत होगा कि परंपरा और आधुनिकता के बीच स्पष्ट ध्रुवता और उसे लगता है कि असल की बजाय यह अधिक सैद्धांतिक है। परंपरागत भारत में बदलाव। जो बदलाव हुए वे परंपरागत सामाजिक संरचना एवं मूल्यों के ढांचों के भीतर होने वाले विशिष्टीकरण तक सीमित थे। इनका दायरा सीमित था और जो बदलाव हुए थे वे विविध भूमिकाओं के संदर्भ में सीमित थे। इसी तरह धार्मिक संरचना एवं कुछ अंश तक संगठन में होने वाले विकास कुछ अन्य परंपराओं का उद्भव हुआ। विकास से कुछ अन्य परंपराओं का उद्भव हुआ, लेकिन किसी भी तरीके से इन बदलावों को संरचनागत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भूमिकाओं की असमानता
खंड युक्त थी और इसने समग्र रूप में व्यवस्था का बदलाव नहीं किया। योगेंद्र सिंह 1986 द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अंग्रेजी शासन के दौरान आधुनिकीकरण चयनात्मक एवं कार्मिक था। यह परिवार, जाति और ग्राम के संक्रमिक नहीं था। ये अंग्रेजों की रुचि के क्षेत्र नहीं थे और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी प्रशासन ने महसूस किया कि ये संरचनाएं गतिशील नहीं थी और ग्राम और जाति व्यवस्था में विशेष रूप से स्वायत्त थी। सैन्य क्षेत्र एवं नौकरशाही में जाति पर विचार किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों की पेशकश की गई। सिंह का मानना है कि ये कारक उत्तर औपनिवेशिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित थे और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में अभिव्यक्त एवं आधार की प्राप्ति हुई, जिसके फलस्वरूप एवं जन की एकजुटता से एक ऐसी संस्कृति की उत्पत्ति हुई जिसे सिंह आधुनिकीकरण की नई राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। हालांकि गांधी जी राष्ट्र को दो हिस्सों में बांटने को रोक नहीं सके क्योंकि इस्लाम और हिंदू धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न थी। सिंह पूछते हैं कि किस प्रकार आधुनिकीकरण समकालनात्मक ढांचे को जन्म दे सकता है, क्योंकि चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष है तो यह एक जटिल व्यवस्था। समाज किस प्रकार संरचनात्मक खराबी को रोक सकता है। यहाँ से हम, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, उस जाने माने आधार पर है जहाँ से सिंह आधुनिकीकरण के प्रमुख सिद्धांतों अर्थात आधुनिकीकरण के संरचनागत और विकासवादी सिद्धांतों की ओर रुख करते हैं। इन उपागमों पर पहले भी पर्याप्त रूप से चर्चा हो गई है, इसलिए अब हम इन्हें दोहराएंगे नहीं। इस बिंदु पर शिक्षार्थी आगे बढ़ने से पहले पुनः इकाई के आरंभ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समग्र रूप में। आधुनिकीकरण प्रक्रिया समग्र रूप में। इस विश्लेषण में सिंह अब समग्र रूप में आधुनिकीकरण की चर्चा की ओर अपना रुख करते हैं। वे इस ओर इशारा करते हैं कि आधुनिकीकरण से संस्थागत और संरचनात्मक रोक नहीं लगी। कारण है कि भारत में मौजूद समाज की विशेषताएं। इनमें से एक विशेषता थी राजनीतिक संरचना की। इसके अलावा जाति व्यवस्था स्वयं भी राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण से मुक्त थी। अतः जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र की अपनी पंचायत थी जिनके माध्यम से वे ग्राम स्तरीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, इस किस्म के अंतर संरचनागत स्वतंत्रता आधुनिकीकरण में विशेष रूप से सहायक थी। लेकिन जैसा कि पहले इस ओर इशारा किया गया था, इससे समाज की ये रोक नहीं लग पाई। अतः सिंह देखते हैं कि आधुनिकता प्रमुख पहचान की बजाय उप संरचना एवं उप संस्कृति के रूप में विकसित हुई। समय के साथ हालांकि आधुनिकीकरण का ऐसी खंड युक्त मौजूदगी एक घेरा बन गई है और संरचनागत स्वायत्तता अब मुख्य साख अब सारबर नहीं रही। पुनः राजनीतिक व्यवस्था के बदलावों ने समाज और स्तरीकरण संस्कृतियों पर अपना फैलाव कर लिया। इस कारण समग्र सांस्कृतिक प्रथा में तनाव रही। हालांकि यह स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण को मूल्य पद्धतियों में अनुकूल बदलाव की जरूरत पड़ती है, जो कि मूल्यों एवं मानदंडों की दृष्टि से गैर परंपरागत है। सिंह धर्मनिरपेक्षता एवं छुआछूत की प्रक्रिया का उदाहरण देते हैं, जो कि मौजूदा भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का निश्चित भाग है और जिसे परंपरागत मूल्य पद्धति द्वारा रोका जाता है। सिंह 1986। सिंह पूछते हैं कि क्या भारत में समाज संरचनागत नियंत्रण को अनदेखा करने के योग्य है या नहीं, जिसे वह आधुनिकीकरण का दूसरा चरण कहते हैं। इसके अलावा संरचनागत स्वायत्तता की कमी आधुनिकता के मार्ग में परिवर्तन लाने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। अतः सिंह की राय है
कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कानून बनाने से समग्र परिदृश्य बदल गया है, क्योंकि इनका निर्माण सामाजिक असमानता, शोषण एवं विषबंधन को दूर करने के लिए किया गया है और इससे भारत के संविधान में निर्मित लोकतांत्रिक अधिकारों एवं अन्य वचनबद्धताओं को नया मार्ग मिलता है। ऐसे पराक्रमों ने भारत में समाज को श्रीनिवास के सांस्कृतिकरण के सिद्धांत के स्थितिगत बदलावों से दूर ढकेल दिया है। इस प्रक्रिया की जगह पर नई पहचानों, जाति संबंधों एवं जनजातियों की संरचना होती आई है। इस प्रक्रिया को अपने आप में आधुनिकीकरण की महान परंपराओं जैसे शिक्षा, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण से तेजी मिली है। इसके अलावा सिंह ध्यान देते हैं कि परंपरागत संरचनाओं को आधुनिक उद्देश्यों एवं रोष आंदोलन के लिए एकत्र किया जा रहा है। विरोधाभास में परंपरा को स्वतः मजबूती मिलती है, क्योंकि मीडिया एवं परिवहन प्रक्रम अनुष्ठानिक संरचनाओं का प्रसार करते हैं और विविध धार्मिक समूहों एवं गतिविधियों को आगे संगठित करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा धार्मिक संप्रदाय एवं अन्य धार्मिक समूह नौकरशाही उपागम को लागू करते हैं और यह संप्रदायों के एकीकरण के लिए जिम्मेवार है। हालांकि सिंह यह बात उठाने में सजग हैं कि आधुनिकीकरण के उत्तर औपनिवेशिक काल में काफी संरचनागत बदलाव हुए हैं, जिससे जाति, परिवार, ग्राम एवं समुदाय ने अपनी पारंपरिक छवि को बनाए रखा। जाति विशेष रूप से अत्यंत स्थिर और नई स्थितियों के अनुकूल बने रहने की साक्षी रही है। और जहां तक बुनियादी सच्चाई का सवाल है, इसका उस नजरिए से अभी तक उन्मूलन नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक सहभागिता, राजनीतिक एवं मजदूरी संघवाद जैसे बहुत से विविध क्षेत्रों में शामिल होकर भारत में जाति ने एक आधुनिक युग को अपनाया है और संयुक्त परिवार समूहों के क्षेत्र में इसकी मौजूदगी अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ है। औपनिवेशिक युग में आधुनिकीकरण कुलीन संरचनाओं में अपेक्षाकृत अधिक सजातीय था। अतः उद्योग, सैन्य एवं राजनीति से सरोकार रखने वाले कुलीन जाति एवं वर्ग संस्तरों की पृष्ठभूमि के थे। यह स्पष्ट है कि तब ऐसे कुलीनों के लिए आधार की कोई सीमा नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद के समय में यह संकीर्ण आधार अपेक्षाकृत बढ़ गया। इसका परिणाम है कि इससे कुलीनों के स्वयं अपने बीच असमानता आ गई। मुख्य रूप से राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक कुलीन। सिंह इस ओर इशारा करते हैं कि राजनीतिक कुलीन अपेक्षाकृत कम पश्चिमी थे और परंपरा एवं संबंध संकेतों से जाने पहचाने जाते थे। सिंह यह भी देखते हैं कि एक जाति व्यवस्था की संघीय संरचना ने बहुदल प्रथा का रास्ता साफ कर दिया है और जिससे विचारधाराओं में भी अंतर आ गया है। इसके अलावा विविध FYP द्वारा सृजित आय से मुख्यतः ऐसे लोगों को फायदा हुआ है जो गरीब, विशेष रूप से ग्रामीण जन होने की तुलना में पहले से ही समृद्ध है। अतः इस प्रयास से धनी एवं निर्धनता के बीच विभाजन को महत्व दिया है। इसके अलावा आबादी में वृद्धि की तीव्र दर ने भी संरचनागत तनावों को जन्म दिया है। इस प्रकार अभी हाल ही तक भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ग्राम कृषक किस्म की रही है और सिर्फ ऐसी जगहों को छोड़कर जैसी कि भारत के महानगर, जो कि भारत में गिने चुने हैं। ऐसी संरचनागत असंगतताएं विविध सूत्रों से उत्पन्न होती है, जो कि हैं उपयुक्त नागरिक सिविक संस्कृति के बिना लोकतंत्रीकरण, सार्वभौमिक मानदंडों के बिना नौकरशाहीकरण, जनसंचार माध्यमों में वृद्धि, बिना वर्धित संसाधनों एवं वितरणकारी न्याय के आकांक्षा आधारित वृद्धि, सिर्फ मौखिक स्तर पर कल्याणकारी विचारधारा पर जोर और सामाजिक स्तर में पर्याप्त एवं समुचित बदलावों के अति शहरीकरण। सिंह दर्शाते हैं कि गुन्नर मिर्डाल, जिसके अनुसार राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र एशिया में असमुचित ढंग से आगे बढ़े हैं,
पश्चिमी समाजों में स्वतंत्र राज्य, प्रभावी सरकार और पर्याप्त विधि प्रवर्तन ने राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र को आगे किया। दक्षिण की तुलना में यह वह नहीं था और इसीलिए इस असंतुलन ने विकसित देशों में आर्थिक निर्भरता को भी सृजित किया है। इसका अर्थ मंद आर्थिक विकास एवं संस्थानों को अत्यंत धीमा बदलाव भी है। इसका अर्थ मंद आर्थिक विकास एवं संस्थानों में अत्यंत धीमा बदलाव भी है। भारत में विशेष रूप से बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग के विस्तृत प्रतिशत के बावजूद, जो कि असल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण को फिर भी काफी अवरोधों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मिरडाल पाते हैं, मृदु राज्य उपागम का अर्थ सामाजिक बदलाव के लिए गंभीर चोट था, जो कि वृत्ताकार या संचयी हो सकती है। मिडाल वृद्धि के विकासवादी चरणों का समर्थन नहीं करते, जिससे कि वे मानते हैं कि यह उद्देश्यमूलक और रूढ़िगत विचारधारा है। अतः भारत में आधुनिकीकरण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर हो रही है। हालांकि सिंह की राय है कि इन जोरों एवं प्रतिवादों से संस्थागत नियंत्रण खत्म नहीं होगा। उसे लगता है कि आधुनिकीकरण का निरंतर समन्वय भारत में लोकतंत्र आधारित आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह अनिवार्य है। उसका यह भी सोचना है कि आधुनिकीकरण एकल अखंडित प्रक्रिया नहीं है और एक समाज से दूसरे समाज में अलग हो सकती है या होती है। आधुनिकीकरण की परिघटना। आइए अब हम आधुनिकता के संबंध में संकल्पना एवं संबंध प्रक्रिया की ओर रुख करें, जो कि आधुनिकता की परिघटना है। अतः आधुनिकता शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग समाज के चरण की चर्चा करने में प्रयुक्त है और जो कि दूसरे या किसी अन्य समाज की तुलना में अधिक विकसित है और जो समग्र विश्व विकास के मॉडल के रूप में विश्वव्यापी पूंजीवाद का प्रयोग करता है। अतः समाज में आधुनिकता की विशेषताएं होती हैं तो इसे आधुनिक समाज कहा जाता है। दूसरी तरफ जैसा कि हमने देखा, आधुनिक समाज बनने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। ऐसे आधुनिक समाजों को परिभाषित करने वाली विशेषताएं: राष्ट्र राज्य का उद्भव, उद्योगीकरण एवं पूंजीवाद, लोकतंत्र का उदय, प्रौद्योगिकी नवीकरणों पर अधिक निर्भरता, शहरीकरण, जनसंचार माध्यमों का समग्र विकास। पश्चिमी यूरोप में परिभाषित करने योग्य कुछ विशेषताओं में शामिल है: पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय, सुधार एवं प्रतिसुधार, फ्रांसीसी क्रांति एवं अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र में आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए बहुत से सुधार किए गए हैं। आधुनिकता को परिभाषित करने में प्रयुक्त कुछ कारकों में शामिल है: सांसारिक मोह का त्याग, बुद्धिसंगत व्याख्या, जन समाज, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रीकरण। इस तरह आधुनिकता को अक्सर आधुनिक समाजों को पूर्व एवं उत्तर आधुनिक समाजों से तुलना करके समझा जाता है। आधुनिकता को परिभाषित करने में इससे खुद की वजह से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। यह विशेष रूप से कठिन होता है जब हम पूर्व आधुनिक से आधुनिक की ओर बढ़ते हुए त्रिस्तरीय मॉडल का निर्माण करते हैं और इसके बाद उत्तर आधुनिकता के काल पर प्रकाश डालते हैं। हमने जिन विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया है वह ऐसा आंदोलन है जो पृथक समुदायों से चलते हुए अपेक्षाकृत बड़ी एकीकृत समाज की ओर बढ़ता है। इस नजरिए से आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जो कि सिर्फ यूरोप में ही अनूठी नहीं है। सांस्कृतिक क्रिस्टलीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आदनौर काल में जर्मनी का एक अग्रणी सामाजिक दार्शनिक ग्लेन 1963 ने सांस्कृतिक क्लिष्टीकरण के सिद्धांत को आधुनिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रस्तावित किया। एक प्रचलित लोकोक्ति में ग्लेन के अनुसार ज्ञानोदय के आधार वाक्य बेजान है, इनमें सिर्फ परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके नजरिए में आधुनिक समाज के संस्थागत कॉम्प्लेक्सों ने स्वयं को सांस्कृतिक आधुनिकता से अलग कर लिया है, जिसे अब नकारा जा सकता है। सांस्कृतिक विचार अब और अधिक कुछ नया बनाने के योग्य नहीं है, जो कि आधुनिकता के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हों। गेनार्ड देलेंटी 2000। आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता। अतः
वृहद एकीकरण से आशय है कि एक ऐसी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था जो कि राष्ट्रीय राज्य के सभी भागों तक जाती है, अर्थात अपने आप में संभव है। यह अपने आप में संभव है जब समाज में गतिशीलता में बढ़ोतरी होती है। यह अपने आप में संभव है जब समाज में गतिशीलता में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा इन विकास कार्यों से आशय है ऐसे विशिष्टकरण से है जो विविध सेक्टरों को आपस में जोड़ता है। हालांकि ये प्रक्रम कभी कभार विरोधाभासी नजर आते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रभावों के सशक्त प्रभावों को बढ़ाकर अनूठी स्थानीय संस्कृति अपनी पहचान खो बैठती है, जैसे लोक कथाएं, सुप्रसिद्ध संगीत एवं संस्कृति की समान प्रकृति की समरूपता, व्यंजन नुस्खे, ये कारण सभी स्थानीय संस्कृतियों में कमोबेश पाए जाते हैं और उन्हें विविधता देने में सहायक होते हैं। यह ज्यादातर ऐसे महानगरों में पाया जाता है जहां गतिशीलता उच्च होती है। इस प्रकार सरकारी एवं औद्योगिक क्षेत्र के नौकरशाही एवं सोपान क्रम आधारित पहलू ऐसे क्षेत्र हैं जो अभूतपूर्व तरीके से सत्ता में विकसित होते हैं। हालांकि ऐसे समाज में व्यक्ति विशेष की भूमिका तब भी मौजूद रहती है जब निरंतर होड़ एवं व्यक्तिवाद का माहौल साथ साथ चलता है। अतः ऐसे समाजों से तब बिल्कुल भी भिन्न होता है। यह ऐसे समाजों से तब बिल्कुल भिन्न होता है जहां व्यक्ति विशेष की भूमिका कारण बतलाने योग्य वाली होती है। इसका अर्थ है कि आधुनिक समाजों में व्यक्ति विशेष पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं पारिवारिक के पुश्तैनी धंधों के अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे वे प्रभावित होते हैं। अब यह बात उठाना अनिवार्य है कि ऐसे सामाजिक बदलाव सामाजिक एकीकरण के विविध स्तरों पर पाए जाते हैं और ये किसी विशिष्ट समय में सिर्फ यूरोपियाई समाज की विशेषता नहीं होते। ऐसे बदलाव उत्पन्न होते हैं जब दो समुदाय आपस में विलय होता है। अतः जब दो व्यक्तियों में संबंध विकसित होते हैं तब भूमिकाएं भी आपस में बंट जाती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम पाते हैं कि पूंजी का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह बुनियादी स्थिति को बदल देती है। अतः जहां हम कहते हैं कि आधुनिकता में बुनियादी तौर पर कुछ प्रत्यक्ष विवादास्पद तत्व शामिल होते हैं, तब इन्हें सामाजिक बदलाव से संबंध बहुत सी सरल संकल्पनाओं तक न्यूनीकृत किया जा सकता है। तब भी किसी प्रकार आधुनिकता का यह सिद्धांत पुनर्जागरण के समय से पश्चिमी यूरोपियाई एवं अमेरिकी समाजों के विश्वव्यापी प्रभावों को स्पष्ट करता है। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि सिर्फ यूरोप में तर्कसंगत सोच ने बौद्धिक गतिविधियों की जगह लेनी शुरू कर दी, जो कि अंधविश्वास एवं धर्म की लपेट में थे। दूसरे इसके अलावा उपनिवेशीकरण का कारक भी था, जिसने इन समाजों के बीच शोषण का ताना बाना बुना, अर्थात समाज जिनका शोषण हुआ और दूसरे वे जिन्होंने समाजों का शोषण किया। हालांकि हम पाते हैं कि ऐसे बहुत से प्राचीन समाज हैं जो आधुनिकता की छत्र छाया में अन्य समाजों के साथ अपना अस्तित्व कायम रखे हुए हैं। इनमें शामिल हैं संयुक्त परिवार, लघु पैमाने के उद्यम, विस्तृत आय विविधता आदि। हालांकि इस बात पर तर्क है कि बहुत सी विशेषताओं को चुनौती समझने की बजाय आधुनिकता के पहलू के रूप में समझा जाना चाहिए। आधुनिकीकरण बहुत से तरीकों से, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में समाज के लिए काफी मददगार रहा है। घातक रोगों पर नियंत्रण कायम किया गया या उन्हें दूर किया गया और समाजवाद के सिद्धांतों को सर्वव्यापी बनाया गया। हालांकि इसमें कुछ दोष भी है और छवि इतनी सकारात्मक नहीं है, क्योंकि प्रौद्योगिकी दृष्टि से सिर्फ आर्थिक संपदा में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि इससे परमाणु बमों को भी विकसित किया गया, जिनमें से 2 नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। नाभिकीय प्रौद्योगिकी की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी होती है जब इनका प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि जैव विविधता एवं मौसम परिवर्तन में आने वाली कमी, अर्थात ये सभी उग्र व्यक्ति विशेष समाज का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं नैतिकता में ढिलाई से भी आधुनिकता की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आधुनिकता आधारित उपागम।
अतः जैसा कि टेलर इशारा करते हैं, ऐसे कम से कम दो उपागम हैं जो कि इस विवेचना से संबंधित है कि आधुनिकता किस प्रकार अस्तित्व में आई। इस बात को समझने के तरीके हैं कि क्या मौजूदा समाज को उस समय से अलग बनाता है जिसने मनुष्य को आधुनिकता के दायरे में आने से पहले अपनी सीमा में कायम किए हुए था। एक विधि समकालीन पश्चिमी समाज एवं संस्कृति और मध्यकालीन यूरोप में व्याप्त अंतरों को उस निगाह से देखती है जो कि मध्यकालीन यूरोप और मध्यकालीन भारत के बीच के अंतरों से मिलते जुलते थे। अतः हम सभ्यताओं के बीच के अंतर के बारे में सोच सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस बात को इस नजरिए से सोचा जा सकता है कि जहां परंपरागत समाज की समाप्ति होती है और आधुनिक समाज की शुरुआत होती है, यह परिप्रेक्ष्य अधिक प्रभावी है और यह ऐसा विश्लेषण प्रदान करता है जो विविध परिप्रेक्ष्य देती है। पहले उल्लेखित उपागम सांस्कृतिक उपागम कल्चरल अप्रोच है और दूसरा इसके विपरीत गैर सांस्कृतिक उपागम एक कल्चरल अप्रोच है। सांस्कृतिक उपागम में ऐसी बहुत सी संस्कृतियां हैं जिनमें भाषा एवं सांस्कृतिक व्यवहार शामिल हैं जो हमें स्वयं को मनोवैज्ञानिक ढांचों, धर्म, नैतिकता को समझने में सहायता करते हैं। ये कारक किसी एक संस्कृति में विशिष्ट होते हैं और इनका अक्सर अतुलनीय होते हैं। उपयुक्त को ध्यान में रखकर आधुनिकता का सांस्कृतिक सिद्धांत पहले और तब नई संस्कृति में होने वाले बदलाव का विश्लेषण करता है। मौजूदा विश्व को आत्मा एवं नैतिकता की विशिष्ट विवेचना वाली संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है। अतः आधुनिकता के इस मॉडल को सभ्यता के पिछले पहलुओं से तुलना करने के रूप में देखा गया है और इस संदर्भ में इसका वैश्लेषिक प्रयोग भी किया गया है। टेलर 2004। दूसरी तरफ गैर सांस्कृतिक सिद्धांत कुछ सांस्कृतिक तटस्थ विश्लेषण की दृष्टि से समग्र प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह दर्शाता है कि समग्र प्रक्रिया उस दौरान मौजूद संस्कृति की दृष्टि से विश्लेषित नहीं की जाती जो कि बाद में आधुनिकता में बदल गई है। बजाय इसके यह ऐसे उपागम पर आधारित है जो कि ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसका सामना परंपरागत समाज को करना है। अतः गैर सांस्कृतिक सिद्धांत के तर्क आधारित आधुनिकता पर आधारित है, जैसे कि वैज्ञानिक चेतना की वृद्धि, धर्मनिरपेक्ष सोच का विकास, तथ्यों की प्राप्ति एवं विकास। आधुनिकता सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए एवं बौद्धिक बदलाव के नजरिए से भी स्पष्ट की जा सकती है। अतः देखा गया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्ति विशेष बदलाव उद्योगीकरण के रूप में नजर आते हैं। ऐसे मामलों में, जैसे कि पहले बताया गया है, आधुनिकता ऐसा बदलाव है जिसका सामना सभी संस्कृतियां करती हैं और जो समय के साथ होता है। ऐसे बदलावों को व्यक्तिवाद, नैतिकता, अच्छाई और बुराई की दृष्टि से परिभाषित नहीं किया जाता, बजाय इसके ये समग्र रूप से सांस्कृतिक एवं सभ्यता की बात करते हैं। आधुनिकता की विवेचना। कारण की दृष्टि से आधुनिकता की विवेचना सर्वाधिक प्रचलित नजर आती है। यहाँ तक कि सामाजिक विवेचना के कारण को उत्पन्न करने की ओर प्रवृत्त है। गतिशीलता और उद्योगीकरण जैसे सामाजिक बदलाव बौद्धिक एवं आध्यात्मिक परिवर्तन लाने की बात करते हैं, क्योंकि इससे लोग पुरानी आदतों, विश्वास, धर्म या परंपरागत नैतिकता के बंधन से मुक्त होते हैं, जो कि तब अस्थायी बन जाते हैं क्योंकि इनमें ऐसे स्वतंत्र तार्किक आधार का अभाव होता है जो कि माना जाता है कि व्यक्तिवाद या तर्क संगतता जैसे आधुनिकता के नियमों में होना चाहिए। चार्ल्स टेलर 2004 टू थ्योरीज ऑफ मॉडर्निटी। इस तरह किसी भी सांस्कृतिक पर वैज्ञानिक चेतना, धर्म की धर्मनिरपेक्षता एवं निम्नलिखित चिंतन की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। आधुनिकता तब इस उपागम सिद्धांत में ऐसी तर्क संगत
आधुनिकता से उत्पन्न होती है जो कि सांस्कृतिक तटस्थ है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि क्या आधुनिकता किसी अन्य की बजाय इसी समाज में उत्पन्न हुई है, या क्यों इसकी उत्पत्ति कुछ समाजों में पहले से हुई और कुछ में बाद में। दरअसल सिद्धांत आधुनिकता को कोई विशिष्ट बिंदु या चरण नहीं देता, बल्कि यह तो ऐसी सामान्य बात करता है जो किसी विशिष्ट संस्कृति को अपना साधन बना सकती है। अतः इस मुहिम में बदलाव को मानव मूल्यों या साझे अर्थों के संदर्भ परिप्रेक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। सामाजिक विवेचना के मामले में औद्योगिकरण जैसे विकासात्मक कार्यों के पीछे एक कारण आवश्यक होता है और जिसका मूल्यों पर प्रभाव होता है। तत्पश्चात तर्क संगतता की दृष्टि से विवेचना पर विचार करते हुए इसे सामान्य क्षमता के अभ्यास के रूप में माना जाता है, जो कि पक्वता एवं बातों को खोलने के संदर्भ में पूर्ण विकसित था। विशिष्ट दशाओं में लोग वैज्ञानिक चिंतन को समाज में महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखते हैं। वे यह भी देखते हैं कि नैमित्तिकता तक तर्क संगत लाभदायक है। इसके अलावा धार्मिक विश्वास किसी भी लहजे से सार्वभौमिक या निर्विवाद नहीं है और इनके लिए ढेर आस्था की जरूरत होती है। अंततः तथ्यों और मूल्यों को अलग किया जाता है। अब ये बदलाव निश्चित मूल्यों एवं समझ की मौजूदगी से पनपते हैं और यदि ये प्रभावकारी हैं तो ये अन्य किस्मों के सांस्कृतिक मूल्यों के अवरोध को भी झेलते हैं। ये बदलाव किसी भी समय में मौजूद समग्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा परिभाषित होते हैं। हम देख सकते हैं कि पिछली कई शताब्दियों में आधुनिकता के प्रमुख सिद्धांत गैर सांस्कृतिक किस्म के रहे हैं। आधुनिकता व्यक्ति विशेष एवं समुदाय परिप्रेक्ष्य में भी बदलाव आने से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है कि जब तक नजरिया नहीं बदलेगा समाज पूर्व आधुनिक से आधुनिक या उत्तर आधुनिक काल की ओर नहीं बढ़ सकता। दूसरी तरफ वेबर विरोधाभास में इस बात पर तर्क करता है कि तर्क संगत आधुनिकता का महत्वपूर्ण पहलू एक नियमित प्रक्रिया है जो कि संस्कृति विशेष की बजाय सांस्कृतिक रूप से सामान्य क्रिया है। इस तरह दुर्खाइम द्वारा पूर्व आधुनिक से आधुनिक समाज की प्रक्रिया को मशीनीकरण से सामाजिक एकजुटता के व्यवस्थित स्वरूपों में बदलाव की दृष्टि से वर्णित किया गया है। यह मंथर लोकतंत्र की ताकुविल संकल्पना का भी एक पहलू है जिसमें समाज के विविध स्तरों में समानता पर जोर दिया गया है। यद्यपि ये सभी अलग हैं, फिर भी एक समय में संबद्ध गतिविधियां हैं। सारांश। टेलर का विविध किस्म की प्रदत्त विवेचनाओं में अभी भी मानना है कि कारण पर लक्षित आधुनिकता की विवेचना एवं विश्लेषण सार्वजनिक स्वीकृत है। सामाजिक तत्वों पर लक्षित विवेचना अभी भी ऐसे कारणों या बदलावों की बात की ओर प्रवृत्त है जो कि सामाजिक हैं। अतः गतिशीलता एवं आधुनिकीकरण के कारकों और बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बदलाव लाने के संदर्भ में सोचा जाता है, क्योंकि ये अनुकूलन नई परतों को बनाने की ओर प्रवृत्त है जिससे पुरानी परतें होकर गुजरती हैं। इसका अर्थ है कि ये पुरानी आदतों एवं आस्थाओं को स्थिर बनाते हैं, चाहे वह धर्म हो या पुरानी नैतिकता। यह आधुनिकता के नकारात्मक सिद्धांतों का प्रश्न है जिसका कोई आधुनिक विकास के संदर्भ में सकारात्मक नजरिया नहीं है और जो समाज का पतन और फिर आधुनिकता के पक्वन और इसकी शुरुआत को देखता है। जहां हम देखते हैं कि आधुनिकता में विविध दिशाओं में काफी सामर्थ्य है, वही नकारात्मक सिद्धांत इससे खतरनाक विकास मानते हैं। ये अनिवार्यता गैर सांस्कृतिक सिद्धांत है। अतः आधुनिकता का अर्थ है परिप्रेक्ष्य का हनन, जड़ों का नाश, इतिहास या यहाँ तक कि ईश्वर पर निर्भरता। इस प्रकार आधुनिकता के नकारात्मक सिद्धांत इसे समग्र खुशहाली की पिछली अवस्था का विलोपन मानते हैं। अतः आधुनिकता एवं इसके विविध आयामों के आगमन को मिश्रित आशीर्वाद के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके एक तरफ सकारात्मक सामाजिक प्रासंगिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी विकास है
जिसके एक तरफ सकारात्मक सामाजिक प्रासंगिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी विकास है और दूसरी तरफ आधुनिकता के आगमन एवं अपनी जगह बनाने से संबंध समस्याएं। नकारात्मक उन्मुख विचारक यहाँ इस ओर इशारा करते हैं कि प्रौद्योगिकी की अपनी कुछ समस्याएं हैं जो कि तीव्र विकासशील प्रौद्योगिकी से संपन्न हुई है और जिसका लोगों पर के समग्र जीवन पर प्रभाव है। इस तरह जहां ज्ञानोदय के समय से 16वीं शताब्दी में आधुनिकता की शुरुआत हुई तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह विकसित होती चली गई। अन्य शब्दों में आधुनिकता का अपने से जुड़ा कुछ असंतोष भी है। आइए संक्षेप में उल्लेख करें कि ये क्या है। पहला, हमें अवश्य महसूस करना चाहिए कि आधुनिकता से समस्याएं तो होती हैं, जैसा कि हमने पहले इस ओर इशारा किया था। विकास एवं प्रगति में आस्था हमेशा आगे की बात सोचना विकास एवं प्रगति में आस्था हमेशा आगे की बात सोचना, तर्क संगत पर निर्भरता एवं कारण जैसी बातों ने अवसाद को जन्म दिया, जिससे कि उत्तर परंपरागत विचारधारा द्वारा उठाई गई शंकाओं ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आधुनिकता ने बहुत से सामाजिक संरचनागत बदलावों की प्राप्ति की है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी जैसे विकसित होती है उस प्रकार से हमारे रोजाना के व्यवहार में भी बदलाव आता है। कारण है कि प्रौद्योगिकी नवाचारों एवं आविष्कारों ने ज्ञानोदय के फलस्वरूप विश्व की समग्र बुनावट को ही बदल दिया गया है, जिससे सुविकसित नगर शहर महानगर ही नजर आते हैं। यह पूंजीवाद ही है जो कि नवीनता एवं आविष्कारों के पीछे बुनियादी सत्ता रहा है। वायुयान एवं मोटर कार धीरे धीरे विश्व भर के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। समय और अंतराल के बीच की दूरी कम हो रही है और आधुनिक समाज में यह सही समय सारणी और पर्याप्त अंतराल की कोई जगह नहीं है। मशीनी सुदृढ़ता ने जैविक सुदृढ़ता को रास्ता दिया है। वेबर की तर्क संगतता की संकल्पना आधुनिक विश्व पर छाई हुई है और इसने सही किस्म की सोच को जन्म दिया है। इसके अलावा शहरीकरण ने भारी प्रवासन को रास्ता दिया है। आधुनिक विश्व में अनुशासन, धर्मनिरपेक्षता, अपवर्तन, अमोनिक और नौकरशाही का लौह पिंजरा नौकरशाही संगठन एवं के जैविक संरचना के ही भाग है। कुछ उपयोगी पुस्तकें, ठीक है। संदर्भ ग्रंथावली, गिड्डन ए 1991, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्निटी, स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया। फोस्टर कार्टर, अदन 1985, द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, कैनवेस प्रेस, कैलिफोर्निया। रोस्तो, W. 1960, The Stories of the Economic Growth, a Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press. Semelaster, N. 1969, Mechanism of and Adjustment to Change. In T. Bunn, A.D., Industrial Man. Pargavin, 1969. Rogers, Robinson, 2004. Modernization Theory and the Law of Change, Retrieved Form. C. Yogendra, 1986. The Modernization of the Indian Tradition, Jaipur, Rawat. Taylor, Charles, 2004. Two Theories of the Modernity, Richards, Taylor.